नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में, यानी कि वस्तु विक्रय अधिनियम 1930। बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये। इससे पहले के वीडियो में हमने द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वाला देख लिया है। उसके ऊपर हमने 4 वीडियोज़ जो हैं दी हैं और वहाँ पर हमने 4 वीडियोज़ में पूरा एक्ट कवर किया था। और जो चीज़ें आपके यूजिस एंड कॉमर्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ये जो यूनिट है आपकी वो लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस के लिए हम यहाँ पर बना रहे हैं, और एंटी यूजिस एंड कॉमर्स और यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के लिए आपकी जो सारी वीडियोस हैं वो हेल्पफुल रहेंगी। और इससे पहले के वीडियोज़ में हमने बिजनेस एनवायरनमेंट, एचआरएम, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये सब यूनिट है मैं कवर कर चुका हूँ। और इनकी जो वीडियोज़ हैं आपको वो मेरे चैनल के ऊपर आप जाएंगे, प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सारी वीडियोस ढूंढ सकते हो। बहुत ही आसानी से यूनिट वाइज बनी हुई हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल मतलब मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो वस्तु विक्रय अधिनियम है ये 1930 में आया था सबसे पहले, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर पहले ये जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर था। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो जो था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का उसमें बताया था सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट दोनों आपके कॉन्ट्रैक्ट में थे पहले, ठीक। बाद में उसको अलग कर दिया गया है और जो ये एक्ट है 1930 में आया था। और जो आप जानते हो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आया था, 2 साल बाद, ठीक। तो ये है यहाँ पर। और सेल और परचेज जब चीज़ें होती हैं, जब कोई एक व्यक्ति बेचने वाला और दूसरा व्यक्ति खरीदने वाला होता है तो उनके बीच में जो एग्रीमेंट होता है वो यहाँ पर आता है। चीज़ें वो यहाँ पर कवर होती हैं, इस एक्ट में कवर होती हैं, ठीक। तो यहाँ पर बेसिक चीज़ें हैं वही हैं। 2 पार्टीज होनी चाहिए, ठीक। एक खरीदने वाला, एक बेचने वाला होना चाहिए, गुड्स होने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 2 पार्टीज हो गई, एक जो सेल कर रहा है और एक जो बेच रहा है, यानी कि एक जो बेच रहा है और एक जो खरीद रहा है, सेलर और बायर, ठीक। इन दोनों की डिफरेंशिएशन मैंने यहाँ पर दे दी है। इसके अलावा गुड्स में क्या होता है, गुड्स क्या होता है, गुड्स के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा। गुड्स जो है वो यूजुअली 3 तरह की होती हैं, ठीक। 3 तरह की गुड्स होती हैं। इनको आप एक बार ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ही आसान है। गुड्स होती है 3 तरह की। एक होती है एग्जिस्टिंग गुड्स, दूसरी होती हैं फ्यूचर गुड्स, तीसरी होती हैं कॉन्टिजेंट गुड्स, ठीक। तीनों का मतलब आपको मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ। एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब होता है जब आप खरीदने जाते हो कोई चीज़, जब कोई व्यक्ति बेचता है तो खरीदने और बेचने टाइम पे जब चीज़ कोई प्रेजेंट होती है उसको हम एग्जिस्टिंग गुड्स बोलते हैं, यानी कि प्रेजेंट है, अभी इस समय है हमारे पास, उसको हम खरीद बेच रहे हैं, वो हमारा हो जाता है एग्जिस्टिंग गुड्स। फ्यूचर गुड्स का मतलब होता है कि जब कोई गुड्स हम भविष्य में होगी उसके लिए हम आज ही कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्यूचर गुड्स, ठीक। कहते हैं कि हम भविष्य में 2 महीने बाद हमारी फसल उग जाएगी, तब हम आपको वो फसल बेच देंगे, तो आपकी फ्यूचर गुड्स हो जाएगी, है ना। आपके पास अभी तो है नहीं। इसके अलावा कंटिजेंट गुड्स का मतलब क्या होता है, आपने कहा कि 2 महीने बाद, अगर 2 महीने बाद हम आपको ये गुड्स बेचेंगे, अगर बारिश 1 महीने बाद हो जाएगी, यानी कि 1 महीने बाद बारिश होगी तो अगले महीने आपको हम वो फसल बेचेंगे, तो ये हो गया कंटिजेंट गुड्स। अगर बारिश के ऊपर वो गुड्स, वो फसल है आपकी, वो डिपेंड कर रही है, बारिश के ऊपर आपकी वो फसल डिपेंड कर रही है, इसलिए वो गुड्स हो गई आपकी, वो कंटिजेंट गुड्स हो जाएंगी। यानी कि कंटिजेंट मतलब होता है कि कंफर्म नहीं है। कंटिजेंट का मतलब होता है सिचुएशन के हिसाब से वो गुड्स अगर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो ये आपकी कंटिजेंट गुड्स हो जाती हैं। उम्मीद करता हूँ इस एग्जांपल से आपको ये तीनों ही गुड्स का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक। अब एग्जिस्टिंग गुड्स के अंदर 3 तरह के डिवाइडेशन किए गए हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है हमारा स्पेसिफिक गुड्स। देखिए, स्पेसिफिक गुड्स का मतलब होता है कि हमने कोई स्पेसिफिकेशन बताई है। मान लीजिए हमको ये फसल बताया कि हमको फसल चाहिए कि इस तरह की चीज़ें हमको चाहिए, एक तरह का ये आपने पूरा जो है क्वालिटी आपकी जो चाहिए आपको वो आपने बता दी है, ठीक। वो आपको आपकी स्पेसिफिक गुड्स हो जाएंगी। और असर्टेन और अनअसर्टेन का मतलब अब बहुत सिंपल है। जब कोई गुड्स बल्क में होती है, स्टॉक में होती है, भंडार में होती है, तो उसको हम अनअसर्टेन गुड्स बोलते हैं। अनअसर्टेन गुड्स, ठीक। ये वाली जब कोई भंडार में होती है कोई चीज़, उसको हम अनअसर्टेन गुड्स बोलते हैं। और असर्टेन गुड्स होता है जब हमने उस भंडार के ढेर में से उसको अलग कर दिया, तो वो गुड्स बन जाते हैं असर्टेन गुड्स, ठीक। बस यही सिंपल मतलब है, बहुत ही आसान है। आपको चीज़ें आपको ज़्यादा जोर देकर नहीं समझनी है, बहुत बस सिंपल, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, मतलब समझ में आ जाए उस वर्ड का, तो आपका काम पेपर में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में जब हम सेल परचेस कर लेते हैं तो उसके बाद में क्या होता है, आपको जो गुड्स की डिलीवरी दी जाती है। डिलीवरी का मतलब होता है जैसे आप कुछ सामान मंगाते हो अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से कोई सामान मंगाते हो तो आपको डिलीवरी उसकी मिलती है कि नहीं मिलती, वही है आपकी डिलीवरी। डिलीवरी मतलब होता है जब आपके पास पोजेशन चला जाता है। पोजेशन मतलब कि जब आपके पास वो गुड्स पहुंच जाती है तो उसको हम डिलीवरी ऑफ गुड्स बोलते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन, ठीक। जो पहुंच जाता है उसको हम डिलीवरी ऑफ गुड्स बोलते हैं। तो यही है यहाँ पर। तो डिलीवरी भी 3 तरह की होती है। एक्चुअल डिलीवरी होती है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होती है और सिंबॉलिक डिलीवरी होती है। एक्चुअल डिलीवरी वही होती है जो आप फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन से आपके घर सामान पहुंचता है तो उसको एक्चुअल डिलीवरी बोलते हैं। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब आपको सिंपल मतलब समझाता हूँ, आपको मतलब पता होगा पोजेशन
और ओनरशिप का कॉन्सेप्ट है। देखिए पोजेशन का मतलब होता है कि आपके हाथ में गुड्स आ जाते हैं, पोजेशन आपको मिल गया, ठीक। एक होता है ओनरशिप आपको मिल गई, जब आपने कुछ गुड्स खरीद लिए और लेकिन आपने अभी घर नहीं लेके गए हो, वो गुड्स जो है दुकान में ही रखे हुए हैं, जो सेलर है उसकी दुकान में ही रखे हुए हैं, लेकिन आपके पास ओनरशिप पहुंच गई है, यानी कि आप उस गुड्स के मालिक बन गए हो, लेकिन आपके हाथ में गुड्स नहीं आई है अभी, तो आपका इसका मतलब है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी आपको मिल गई है, ठीक। सिंबॉलिक डिलीवरी आपको क्या होता है, जब आपको मान लीजिए कार खरीदते हो, गाड़ी खरीदते हो, वो आपकी गाड़ी अभी घर नहीं पहुंची है, लेकिन आपको उसकी चाबी मिल गई है, ठीक। आपको उसकी जो सिंबॉलिक डिलीवरी है वो मिल गई है, ठीक है, तो वो सिंबॉलिक डिलीवरी कहलाती है। तो ये आपके तीनों के सिंपल मतलब थे, मैंने आपको सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है और ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में सेल और एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, ठीक, ये आप सब समझ जाओगे, बहुत आसान है। सेल क्या होता है, सेल जब सिंपल आप सेल करते हो, सेल इज़ कैरिड ऑन डिलीवरेबल गुड्स, जब आपके पास कोई गुड्स है आपने उसको बेच दिया, या फिर दो लोगों ने आपस में चीज़ें खरीद बेच ली, उसको हम बोलते हैं सेल हो गई है, ठीक। और एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल जब होता है जब आपने कहा कि हम फ्यूचर में जो चीज़ होने वाली है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था फसल वाला, ठीक, फसल वाला एग्जाम्पल मैंने जो आपका बताया था, फ्यूचर गुड्स में जो फ्यूचर गुड्स होते हैं उनके लिए हम एग्रीमेंट टू सेल कर लेते हैं। क्या हम एग्रीमेंट आज कर लिए हमने कि हम 2 महीने बाद ये चीज़ें, ये फसल आपको खरीदनी या बेचनी पड़ेगी, तो आपका एग्रीमेंट टू सेल हो गया। जब हम फ्यूचर गुड्स में डील करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल, और जब हम एग्जिस्टिंग गुड्स में डील करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेल। बस इतना ही सिंपल मतलब, ठीक। अब यहाँ पर एक और चीज़ जानने वाली है कि एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो क्या होती हैं, ये आप अभी तक समझ गए होंगे, लेकिन आपको मैं यहाँ पर लिखित रूप में बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ है आपकी 2 पार्टीज़ होती हैं, एक सेलर और एक बायर। दूसरा है प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होना चाहिए, गुड्स होनी चाहिए, प्राइस होनी चाहिए, उस गुड्स की प्राइस होनी चाहिए, और एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये टॉपिक जो है मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के दूसरे वीडियो में बताया था। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, इसमें एग्रीमेंट होता है आपका, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ होती है, ये सब चीज़ें होती हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाती हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर मैं इसको पिन भी कर दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक। तो ये चीज़ है, और उम्मीद करता हूँ आपको सेल और एग्रीमेंट टू सेल का मतलब समझ। यहाँ पर एक डॉक्ट्राइन आता है, डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्प्टर, ठीक। डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्प्टर का मतलब बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, आपको इसका मतलब जो है बहुत ही डिटेल में कवर होना चाहिए, और सिंपल है, आपको एक बार ध्यान से सुनिएगा बस। डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्प्टर का सिंपल मतलब है लेट द बायर बी अवेयर। यहाँ पर बायर के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी गई है कि बायर के ही जिम्मेदारी है कि वो अपना जो परचेज़ है, यानी कि अपनी जो खरीद है, वो ध्यान से करे, एक्टिव होके करे और थोड़ा जागरूक होके करे, यानी कि जो कंज्यूमर है उसके ऊपर पूरा बर्डन डाला गया, उसके ऊपर पूरी डिटेल डाली गई कि भैया आपको ध्यान से चीज़ें खरीदनी और बेचनी चाहिए, मतलब खरीदनी चाहिए, ठीक। तो जो बायर है वो उसको अवेयर रहना चाहिए, बी अवेयर का मतलब है वो उसको सजग रहना चाहिए। सजग जो आपका जो कंज्यूमर है, ग्राहक को ध्यान से चीज़ें खरीदनी चाहिए, इसके बारे में है, बस सिंपल है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं। एक्सेप्शंस का मतलब है जब ये जो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शिफ्ट हो जाती है किसके ऊपर, सेलर के ऊपर, कि सेलर की जिम्मेदारी बन जाती है, जब बायर से हटाकर जो जिम्मेदारी है वो सेलर के ऊपर डाल दी जाती है, वो कब होती है, उसको एक्सेप्शंस बोलते हैं। ये एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पर भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। सबसे पहला है फिटनेस ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस, बायर्स पर्पस। अब जब बायर ने अपना पर्पस बताया कि भैया, एक मान लीजिए कोई व्यक्ति गया, ठीक है, दुकानदार से कहा कि हमको इसलिए ये चीज़ चाहिए, और उसका पर्पस क्लियर है कि मुझे इसलिए चाहिए, इस वजह से चाहिए गुड्स, और तब उस सेलर ने कोई चीज़ बेची जो उस पर्पस को पूरा नहीं कर पाई, तो जिम्मेदारी किसकी बन रही है, तो जिम्मेदारी बनेगी यहाँ पर सेलर की, ना कि बायर की। यानी कि डॉक्ट्राइन जो है आपका कैविट एम्प्टर का यहाँ पर लागू नहीं होगा, बायर ने अगर अपना पर्पस जो है वो क्लियर कर दिया है तो, ठीक। इसके बाद में है गुड्स परचेज्ड अंडर द ब्रांड नेम। अगर कोई ब्रांड नेम है, बहुत ही फेमस है कोई ब्रांड, जैसे कोलगेट है, डेटॉल है, इन सब के ब्रांड्स हैं, इनके जो नाम है वो मार्केट में चल रहे हैं, तो उस ब्रांड के हिसाब से अगर आप कोई चीज़ परचेज करते हो तो आपकी जिम्मेदारी किसकी है, वो जिम्मेदारी है उस कंपनी की, उस ब्रांड की, कि आपको सही प्रोडक्ट, सही क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलना चाहिए, ठीक। इसके बाद गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन। अगर आपने कोई डिस्क्रिप्शन में पढ़कर, डिस्क्रिप्शन में होता है कि कुछ अपने गुड्स की जो जो क्वालिटी है वो पढ़कर आपने देखी, और उसको मतलब जो कुछ लिखा हुआ है पैकेट के ऊपर वो आपने डिस्क्रिप्शन पढ़ा है, तब आपने गुड्स परचेस करी है, तो उसकी आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, आपकी जो बायर है उसकी जिम्मेदारी वहाँ तक खत्म हो जाती है। उसके बाद जो जिम्मेदारी वो किसकी बन रही है, जिसने डिस्क्रिप्शन लिखा है, यानी कि कंपनी की, ठीक है। इसके बाद गुड्स ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी।
आपने मर्चेंटेबल क्वालिटी चेक की है उसकी, ठीक, उसके बाद अपने गुड्स खरीदा है तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है, तो ये भी है। इसके बाद सेल बाय सैम्पल, आपने मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें परचेज़ करी हैं तो आप सारी चीज़ों को खुद जाकर जांच नहीं सकते हो, तो आपने सैंपल मंगा लिया, भैया हमको सैंपल दिखा दो। जैसे आप चावल लेते हो मुट्ठी में उठाकर देखते हो कि भैया ये चावल अच्छा है कि बुरा, फिर आप खरीद लेते हो सैंपल देख के। तो आपको उम्मीद रहती है कि जैसा सैंपल आपको दिखाया गया वही आपको पूरा प्रोडक्ट मिलेगा। तो अगर आपको सैंपल सही दिखाया गया तो आपको जो प्रोडक्ट पूरा मिला है आपको पूरा, बाकी सैंपल देख के जो आपने परचेज़ किया वो सैंपल जैसा ही होना चाहिए। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? सेलर की जिम्मेदारी है। वहाँ पर बायर की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, ठीक। यूजेज ऑफ ट्रेड वही है, ये भी बहुत सिंपल है। इसके बाद फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए आपके साथ में। सेलर के द्वारा अगर कोई आपके साथ फ्रॉड धोखाधड़ी की जाती है, मिसरिप्रेजेंटेशन किया जाता है, तो आपकी वो जिम्मेदारी वो सेलर की बनती है, ना कि बायर की। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं डॉक्ट्राइन ऑफ केवेट एम्प्टर का मतलब आपको समझ में आ गया। और जो इसके टॉपिक जो है आपका राइट्स ऑफ अनपेड सेलर क्या होता है। देखिए अनपेड सेलर क्या होता है? अनपेड सेलर का मतलब है जिसको अभी तक पैसा नहीं मिला है। मान लीजिए आपने कोई चीज़ खरीदी और बेची, जैसे आप मान लीजिए आप सेलर हो, ठीक है, आपने कोई चीज़ बेच दी है लेकिन उसको आपको उसका पूरा पैसा नहीं मिला है, आपको कुछ एडवांस दे दिया। मान लीजिए 10,000 की कोई चीज़ है, आपको 5,000 मिल चुके हैं, आपका 5,000 बकाया है, तो आप अनपेड सेलर हो। और आप अनपेड सेलर हो तो आपके कुछ अधिकार हैं, कुछ राइट्स हैं आपके पास। और आपके पास राइट्स दो तरीके के हो सकते हैं। आपके राइट्स गुड्स के अगेंस्ट हो सकते हैं, गुड्स के लिए आपके क्या राइट्स हैं, और बायर के अगेंस्ट आपके क्या राइट्स हैं, जो खरीदने वाला है उसके अगेंस्ट और जो गुड्स है आपके उसके अगेंस्ट। तो सबसे गुड्स के अगेंस्ट आपके राइट्स हैं, आप गुड्स को लियन कर सकते हो, राइट ऑफ लियन। लियन का मतलब होता है कि आप गुड्स को अपने कब्जे में ले सकते हो, ठीक। अगर कब्जे में नहीं है तो, और मान लीजिए रास्ते में है, मतलब गुड्स आपने भेज दिए हैं, तो आप उन गुड्स को रास्ते में ही रुकवा सकते हो और वापस मंगा सकते हो। वापस आके आप उसको रीसेल भी कर सकते हो, तो किसी और को भी बेच सकते हो। तो ये आपके राइट्स तीनों हो जाएंगे आपके गुड्स के अगेंस्ट, ठीक। और बायर जो है उसको आप स्यू कर सकते हो। स्यू का मतलब होता है केस कर सकते हो उसके ऊपर, प्राइस के लिए आप उसके लिए उस प्राइस के लिए स्यू कर सकते हो, डैमेजेस के लिए स्यू कर सकते हो, और आप कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट कर सकते हो। रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द ड्यू डेट। आप उस रेपुडिएशन मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना, ब्रीच करना, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हो आप समय से पहले, ड्यू डेट से पहले। और आप ब्याज के लिए भी मांग सकते हो, ब्याज भी मांग सकते हो, उससे ब्याज की मांग भी कर सकते हो। ये सारे आपके राइट्स हैं, ठीक। ये अनपेड सेलर के राइट्स हैं। और अगर अनपेड सेलर के कुछ राइट्स होते हैं तो फिर वही कुछ राइट्स आपके जो है, आपकी जो राइट्स और रेमेडीज़ जो है वो बायर के भी होती हैं। अब बायर के जो राइट्स हैं वो क्या है उनको देख लीजिए। सबसे पहले कुछ जनरल राइट्स होते हैं, कुछ बायर के कुछ सामान्य अधिकार हो सकते हैं, जैसे कि डिलीवरी प्राप्त करना। आपने कोई सामान परचेज़ किया है, मान लीजिए आप बायर हो और आपने कोई बायर जो है कोई सामान परचेज़ करता है तो उसको गुड्स की डिलीवरी मिलनी चाहिए, उसका राइट है भैया, और क्या उसके पास उसकी गुड्स की डिलीवरी जानी चाहिए, और क्या। तो रिजेक्ट द गुड्स, अगर आपको लगता है कि वो गुड्स आपकी परचेज़ के हिसाब से नहीं है, आपने जो परचेज़ किया था उसके हिसाब से क्वालिटी नहीं है उसकी, तो आप उस गुड्स की डिलीवरी जो है वो रिजेक्ट कर सकते हो, आप लेने से मना कर सकते हो गुड्स को, ठीक है, रिफ्यूज़ कर सकते हो डिलीवरी को, ठीक। और गुड्स को एग्जामिन भी करने का आपके पास राइट्स है, ठीक। आप गुड्स को एग्जामिन करके तब खरीदते हो। वही बीच बात है कि अगर आपको डिलीवरी मिलती है, अगर आपको सही नहीं लगता है तो आप वापस कर सकते हो, एग्जामिन कर सकते हो, रिफ्यूज़ कर सकते हो, सब कुछ आप कर सकते हो, ठीक। इसके बाद अगर आपको गुड्स सही नहीं मिले तब भी तो वहाँ पर आपके पास रेमेडीज़ क्या हैं, तो आप डैमेजेस की मांग कर सकते हो। आप यहाँ पर स्यू कर सकते हो डैमेजेस की। डिलीवरी नहीं मिली आपको और आपको नुकसान हो गया डिलीवरी ना मिलने की वजह से, तो आप उसकी वजह से डिलीवरी के लिए जो आपको नहीं मिली है आपको डिलीवरी, उसकी वजह से आपको कोई डैमेज हुआ था, आपको कोई नुकसान हुआ, उसकी भरपाई मांग सकते हो। सिर्फ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए आप कह सकते हो कि आपने ये काम कैसे कर दिया, आप ये काम कर रहे हो तो आपको भी हम कोर्ट ले जाएंगे, ठीक, ये हो सकता है। और आपने ब्रीच की है वारंटी। ब्रीच वारंटी का मतलब क्या हो गया? अगर सेलर ने कोई सामान बेचा था और उसने कहा था कि हम 2 साल की वारंटी ले रहे हैं। वारंटी का मतलब होता है कि आपको वारंटी के अंदर आपकी जो गुड्स है वो अगर ख़राब होती है, डिफेक्टिव होती है, तो आपको उसकी रिपेयरिंग होती है, मतलब गुड्स की रिपेयरिंग होती है वारंटी के अंदर। और आपने एक साल में ही वो चीज़ ख़राब हो गई, 2 साल की वारंटी थी, और वो जो सेलर है आप वहाँ पर रिफ्यूज़ कर रहा है उस वारंटी को मानने के लिए, मतलब उसने ब्रीच किया है वारंटी को, तो आप उसको स्यू कर सकते हो, कोर्ट खींच सकते हो उस वारंटी की ब्रीच के लिए, ठीक है। रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हो और इंटरेस्ट भी ब्याज भी मांग सकते हो, ब्याज की मांग भी कर सकते हो, आपके पास ये भी राइट्स है, ठीक है। तो ये हो गया आपके जो कुछ आपके बायर्स के हैं राइट्स और रेमेडीज़। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक अगर सेलर के भी कुछ राइट्स हैं और अनपेड सेलर के, तो बायर के भी कुछ राइट्स बनते हैं यहाँ पर। तो एग्रीमेंट जो है आपका, कॉन्ट्रैक्ट जो है सेल का,
सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है पूरा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट में पूछिएगा तो मैं आपको समझा सकता हूँ। और सो थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।